राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। हर साल 9 अगस्त के दिन अगस्त क्रांति के अवसर पर इंडिया दर्पण दैनिक समाचार पत्र, मदर इंडिया पत्रिका व ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के अध्यक्ष ललित सुमन द्वारा रमेश नगर स्थित शहीद स्मारक पर देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानियों के वंशजों को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम में कई सामाजिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े अधिकारी और लोग भी मौजूद रहते हैं। कार्यक्रम के दौरान देश की आजादी के लिए प्राण देने वाले वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा मिलने की मांग भी सरकार से की जाती है। आइए नजर डालते हैं इस कार्यक्रम पर। यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें आप लोग शरीक हुए हैं और हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए देश के कोने कोने से जिन्होंने भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए फांसी का फंदा चूम लिया, जिन्होंने अपने मस्तक में गोली मार ली लेकिन अंग्रेजों की दास्तां स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने काला पानी की सजा भोग लिया लेकिन भारत माता की जयकार लगाते रहे, ऐसे महान वीर सपूत भारत माता के संतान के वंशज आज हम लोगों के बीच में हैं। ये हम लोगों के लिए अहम सौभाग्य और गौरव की बात है। हम लोग एक और जोरदार ताली से उन सभी का स्वागत करें इस कार्यक्रम में। 70 वर्ष गुजर चुके हैं। के बीच 1857 आंदोलन का नाम आते ही एक नाम खोदता है दिल में और दिमाग में, मंगल पांडे जी का। और आज हमारा और इस क्षेत्र का, इस भूमि का सौभाग्य है कि मंगल पांडे जी के वंशज रघुनाथ पांडे जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच विजय सिसोदिया जी जो वंशज महाराणा प्रताप के हैं और इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि महाराणा प्रताप ने क्या किया और उन्हें कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, इसके लिए मुझे बताने की इस मंच से जरूरत नहीं। उनके वंशज विजय सिसोदिया जी का मैं यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री शिवनाथ योगाश्रम की ओर से, श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय की ओर से, प्राचीन सूर्य मंदिर की ओर से, यहाँ के भारतवासी के एक भारतवासी की ओर से और हम अपने समाचार पत्र इंडिया दर्पण की ओर से। हमारे बीच कहा जाता है शक्ति दलवीर कौर जी जो शहीद सरबजीत सिंह जी की बहन है, वो आई हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग इन जोरदार ताली बजा करके की है। आज़ाद हिंदुस्तान की घटना है। आज़ाद हिंदुस्तान में इनके भाई को पाकिस्तान में मार दिया गया और ये इतना संघर्ष की तो एक नारी शक्ति कहा जाता है जब आधी शक्ति होती है और वो जब क्रांति करती है तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। अमर शहीद महावीर जिनका नाम सुनने के बाद अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे, उनके वंशज असीम राठौर जी हैं। जोरदार ताली बजा करके आप लोग उनका भी स्वागत कीजिए। अब मैं जिन व्यक्ति का, जिस वंशज का, जिस फूल का नाम लेने जा रहा हूं, उन राष्ट्र
इतना ऋणी है, इतना ऋणी है, इतना ऋणी है, जो अपने प्राणों की आहुति देकर भी उस महापुरुष का, उस महाक्रांतिकारी का ऋण अदा नहीं कर सकता। सत्यशील राजगुरु, जो राजगुरु के वंशज हैं, जिन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया, लेकिन अंग्रेजों की दास्तां नहीं स्वीकार की। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग अगली पंक्ति में उनका नाम आता है। पुरुषों ने, जितने क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जो इतिहास के पन्ने में जिनका नाम अंकित हो गया या जिनका नाम अंकित नहीं हुआ, उन सभी का अभिनंदन है आज इस मंच से। बहुत सारे लोग जिन्होंने कुर्बानी दी, काला पानी का सजा भोगा, अंग्रेजों के देख खाए, जिन्हें बर्फ पर लेटा लेटा करके मारा गया, जेल के अंदर ही उनकी मौत हो गई और परिवार को लाश तक नहीं दिया गया। उन तमाम अमर शहीदों को, क्रांतिकारियों को मैं सत सत नमन करता हूँ और इस मंच से उनके वंशजों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप धन्य हैं तो उन क्रांतिकारियों के परिवार में जन्म लिए, आपके शरीर में उनका खून दौड़ता है। हम लोग कभी भी आपके उस ऋण को अदा नहीं कर सकते। सत्यशील राजगुरु जी, सत्यशील राजगुरु जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आप चलकर हम लोगों के बीच आए और हम लोगों का हौसला बढ़ाया। डॉक्टर महेश गांधी बापू जो व्यवस्था बदलने की आंदोलन चला रहे हैं 1962 से, आप लोगों ने आज उसे बल देने का काम किया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, जो डॉक्टर महेश गांधी बापू आज भी जो सत्याग्रह पर बैठे थे, उन्हीं क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए उस धूप में बैठे हुए थे। उनके माथे पर जो धूप, प्रचंड धूप की किरण पड़ रही थी और सारे लोग मुझे कह रहे थे छाया कर दो, तो बापू धीरे से कहते थे आज कोई पहला दिन थोड़े है। मैं डॉक्टर महेश गांधी बापू को प्रणाम करता हूँ। इस उम्र में इनके अंदर जो एक नौजवान की तरह जोश है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच सुखदेव जी के वंशज अशोक थापर जी और करम थापर जी, अभी जो हमने नाम लिया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया, उनके वंशज हमारे बीच में, जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच महाराज सर्वेश्वर गिरी हैं, जो इलाहाबाद से आए हैं। ये अपने त्याग करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच एक ऐसे योद्धा हैं जिन्हें देख करके आपको यकीन नहीं होगा। मैं उन आत्म प्रकाश खुराना जी से आग्रह करूंगा वो भी आगे आए और आप इन्हें देखिए। ये वो योद्धा हैं जो इस उम्र में भी सरकार को ललकारने का, व्यवस्था को चुनौती देने का काम करते हैं। इन्होंने राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ा है और प्रधानमंत्री का भी चुनाव लड़ा है सिर्फ व्यवस्था बदलने के लिए। आज आपके बीच है। मैं किन किन का नाम लूं? एक पर एक नगीने यहाँ बैठे हैं जो अपने आप में एक किताब है। ऐसे किताब में एक चैप्टर होता है, चैप्टर में एक पन्ना होता है, पन्ना में एक पैरा होता है और पैरा के अंदर शब्द होता है। लेकिन यहाँ तो एक पर एक अपने आप में इतिहास के ग्रंथ बैठे हैं। जहाँ से आप शुरू कीजिए वहीं से एक नया इतिहास लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ी को वहीं से एक नया अनुसंधान करने का रास्ता मिलेगा। आज इतिहास के ऐसे ऐसे महापुरुष,
ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे ज्ञाता आज हमारे बीच में बैठे हैं। भाइयों एवं बहनों, मैं अब आपको एक कदम और आगे बढ़ते हुए लेके जा रहा हूं उस व्यक्ति के वंशज की ओर जिसने कहा था मैं आजाद था, आजाद रहूंगा। और जब अंतिम गोली बची थी तो अपने कनपट्टी में गोली मार लिया और अपने आप को भारत माता को समर्पित कर दिया। लेकिन अंग्रेजों की दास्तां नहीं स्वीकार की और अंग्रेज की फौज जिसे जिंदा नहीं गिरफ्तार कर सका। ऐसे महापुरुष, भारत माता के वैसे संतान शहीद चंद्रशेखर आजाद के वंशज अमित आजाद से मैं आग्रह करूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। साथ साथ आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि चंद्रशेखर आजाद जी के वंशज अमित आजाद जी अकेले नहीं आए हैं, इनके साथ आदि शक्ति भी है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी सामने आए और सभी लोग जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में एक पर एक नारी शक्ति जो अपने आप में इतिहास है यहाँ उपस्थित है। मैं उन सभी को नमन करता हूँ और साथ साथ क्षमा चाहता हूँ जो कल से आप लोग आए हुए हैं। ढेर सारी कमियां हमारी तरफ से होती होगी, आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उसे नजरअंदाज करिए। हमारे बीच कुमार नरवीर सिंह तेवतिया जी हैं जो हरियाणा से आए हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच जाना सिंह, राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के वंशज हैं, मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे शहीद स्मारक जो यह मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय में है, वहाँ राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ का बजाबता जो है शिलापट लगी हुई है, आप उसका दर्शन जरूर करें। और वहाँ शहीद स्मारक के नीचे एक घड़ा है, उस घड़े में संपूर्ण हिंदुस्तान के क्रांतिकारी स्थल की पवित्र मिट्टी रखी गई है। और हम लोग भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं जो प्रत्येक दिन दर्शन करने का अवसर मिलता है। हमारे बीच में गंगा पुत्र राजेश हिंदुस्तानी इंसान हिसार से आए हैं। 6 वर्षों से सुबह से रात तक तिरंगा थामे देशभक्ति पैदा कर घूम रहे हैं, जागृति लाने का काम कर रहे हैं। भारत माता की। और मुझे बहुत खुशी हुई जब शहीद मंगल पांडे जी के वंशज रघुनाथ पांडे जी ने इनके बारे में बताया, तो मुझे लगा जो हम जो तिरंगा 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सभी घरों पर लगाने का, सभी स्कूलों में, संस्थान में लगाने का जो व्रत लिया है, प्रयास कर रहे हैं, उसमें हिंदुस्तानी जी सहायक होंगे। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जी की जयंती के अवसर पर पटना स्थित लोक संवाद में उनके तेल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें
भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विनोदानंद झा जी की जयंती के अवसर पर भी उनके तेल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बिहार में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सचिवालय स्थित सभा कक्ष में एक हाई लेवल बैठक की। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति की जानकारी के लिए प्रस्तुतिकरण पेश किया। उन्होंने डेली टेस्ट, पॉजिटिविटी रेट, एक्टिव केसेस प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर जांच की संख्या, जिलावार एक्टिव केसेस, रिकवरी रेट, कुल जांच, RT-PCR जांच एवं टीकाकरण के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी। कोविड अस्पतालों में बेडों की उपलब्धता एवं ऑक्सीजन सिलेंडर आदि के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिलाधिकारियों के साथ सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कोरोना की अद्यतन स्थिति को लेकर भी बैठक की गई, जिसमें भी कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इस पर पूरी नजर रखें और जिन क्षेत्रों में कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं उसमें विशेष सतर्कता बरतें और सभी जरूरी कदम उठाएं। कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के साथ साथ टीकाकरण कार्य में भी और तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को भी कोविड वैक्सीनेशन की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग भी बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में हैं, वे अगर बिहार वापस आना चाहते हैं तो जरूर वापस आएं, ये बेहतर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि दवा के साथ साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता भी पर्याप्त रखें ताकि मरीजों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में सारी तैयारी पूर्ण रखें। लोगों को कोरोना के प्रति सतर्क और सजग रहना होगा। लोग मास्क का जरूर प्रयोग करें, आपस में दूरी बनाकर रखें, हमेशा साबुन से हाथ धोते रहें। लोग सचेत और सजग रहेंगे तो संक्रमण का खतरा कम होगा। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित सभी संबंधित विभागों के मंत्री व अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत दिया कि कोरोना को लेकर सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है, जिसके लिए सभी दलों के प्रतिनिधियों को सुना जाएगा। उनकी जो राय होगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। थोड़ा उस पर बातचीत और पूरी जानकारी लेकर और क्या करना, और आपको मालूम है कल एक मीटिंग होने वाली ऑल पार्टी के साथ मीटिंग भी होगी, गवर्नर साहब ने आमंत्रित किया है, तो उस विषय में जो सारी बातें अब तक की गई हैं उसके बारे में सब चीज़ों की जानकारी देना और सब लोगों की बात सुनना और उसके बाद जो भी उपयोगी होगा उसके बारे में निर्णय लेना। तो इसके लिए फिर कल तो मीटिंग होगी और सारी बात सब लोगों का सुनना और जो कुछ भी किया गया है बताना, और जो भी परिस्थिति आ जाएगी फिर आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि परसों भी सारे जिलों के साथ फिर एक बार बातचीत करके सारी जानकारी लेकर के और परसों भी और जो कुछ भी और आगे के लिए फैसला करना है वो सब निर्णय किया जाएगा। लेकिन अभी तो जितनी जो स्थिति है और जो कुछ भी किया जा रहा है उन सब चीज़ों की जानकारी कल सभी दल के लोगों को दी जाएगी और सब लोगों का विचार सुना जाएगा और उस समय जो एक बात सामने आएगी उसको ध्यान में रख करके उसके अगले दिन भी उसके बारे में और कुछ जो करना जरूरी है उस पर निर्णय लें। आज भी जो अब तक रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से कल से बढ़ा है, तो देख ही रहे हैं, चारों तरफ की बात है, तो बहुत सारी बातें हुई हैं। कल भी एक्चुअली उसके बारे में वहाँ पर कहेंगे ज़्यादा बेहतर है और आप लोगों के बीच में भी ये लोग हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ बातें बताई जाएंगी प्रतिदिन, तो उन सब चीज़ों के लिए जो कल चर्चा हो जाएगी तो उसके बाद कोई और बेहतर निर्णय लिया। नहीं, वो सब कल सुनने के बाद ही परसों इन सब चीज़ों पर बातचीत होगी। तो हम पहले ही बता ऑक्सीजन सिलेंडर की एक कमी की बात आ रही है, उसके लिए भी पूरी बातचीत हो चुकी है। वो सब जानकारी कल भी दी जाएगी और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी सब बातों की जानकारी दी जाएगी। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने धान और दलहन की अधिप्राप्ति, हर खेत को पानी एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी श्री अमित कुमार ने कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु मेडिकल कॉलेज स्थित RT-PCR टेस्ट सेंटर का निरीक्षण किया एवं स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मोतिहारी के जिलाधिकारी श्री शीर्षस्थ कपिल अशोक की अध्यक्षता में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं टीकाकरण से संबंधित समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर उन्होंने सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्य कर्मियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया।
जहानाबाद के जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री दीपक रंजन के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु टेहटा और मखदुमपुर बाजार में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण की बढ़ते प्रसार की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सारण के जिला अधिकारी डॉक्टर नीलेश देवरे ने सदर अस्पताल एवं कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया तथा कोरोना पीड़ित मरीजों से दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। खगड़िया के जिला अधिकारी श्री आलोक रंजन घोष ने आंतरिक संसाधन की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने सभी विभाग के पदाधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पूर्णिया के जिला अधिकारी श्री राहुल कुमार ने कोरोना संक्रमण की अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर सदर अस्पताल स्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और ट्रेसिंग आदि को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने NH 107 के विभिन्न बाईपास सड़क जैसे सोनबरसा प्रखंड के मनोरी, कहरा प्रखंड के पटुआहा तथा सिमरी बख्तियारपुर के भटौनी ग्राम के पास निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की, जिसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं और कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है, तो कई अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है, जिस पर दिल्ली सरकार कड़े इंतजाम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बेड उपलब्ध करवाए जा सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी अस्पतालों में कम से कम 50% बेड्स कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित करने की मांग की और अस्पतालों में कम हो रही ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था भी जल्द से जल्द बढ़ाने की बात की। साथ ही मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से कहा कि दिल्ली सरकार के मोबाइल ऐप पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि किस अस्पताल में बेड उपलब्ध है या नहीं, और जो अस्पताल बेड होने पर भी बेड नहीं दे रहे उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात के भी संकेत दिए कि अगर इसी तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते गए तो पाबंदियां और बढ़ाई जा सकती हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है, लेकिन केजरीवाल सरकार के नए ऐलान के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू भी लागू हो चुका है। शुक्रवार रात 10 बजे से लागू हुआ ये कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहने वाला है। आज पहले वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन है। वीकेंड कर्फ्यू आने वाले दिनों में भी इसी तरह ही जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई नया आदेश नहीं आ जाता है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है। इस दौरान दिल्ली वासियों पर कुछ बंदिशें लागू रहेंगी। दिल्ली में मॉल्स, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम पूरी तरह से बंद है, जबकि सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। हर जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक मार्केट खुल सकेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पीने की सुविधा नहीं है, इसकी जगह होम डिलीवरी की अनुमति है। वीकेंड कर्फ्यू के दायरे से शादी समेत सभी आवश्यक सेवाओं को बाहर रखा गया है। इन सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए सरकार ने कर्फ्यू पास जारी किया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस पूरी तरह सख्ती बरती नजर आ रही है और हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है ताकि कोई ऐसा शख्स न घूमे जो आवश्यक सेवाओं से जुड़ा हुआ नहीं है। लोगों में भी अभी ये बात स्पष्ट नहीं है कि किसे ई पास दिखा कर जाना होगा और किसे नहीं। ऐसे में कई लोग बिना ई पास के घूम रहे हैं, जिन्हें प्रशासन वापस भेज रहा है। आपको बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जो आवश्यक सेवाएं हैं वे बाधित नहीं होंगी। अगर किसी को अस्पताल जाना है, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाना है, साथ ही शादियों का सीजन भी है। कई लोगों की पहले से ही शादी की तारीख तय हो चुकी है और सब तैयारियां हो चुकी है। सरकार नहीं चाहती कि उनको किसी तरह की तकलीफ का सामना करना पड़े। ऐसे लोगों के लिए भी प्रशासन ने कर्फ्यू पास जारी किया है। राष्ट्र प्रथम की टीम ने जगह जगह जाकर दिल्ली में चल रहे वीकेंड कर्फ्यू का जायजा लिया। कई जगह लोग प्रशासन की बात को अनसुना करते नजर आए तो प्रशासन को उनका चालान काटना पड़ा। आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं ये 2021 के लॉकडाउन का है। वीकली लॉकडाउन लगाया है दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। हालांकि सरकार ने ज़रूरी सेवाओं को छूट दी है इस लॉकडाउन के दौरान। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। सिर्फ ज़रूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है इस लॉकडाउन के दौरान, और यहाँ पर जगह जगह चेक पोस्ट लगाया हुआ है ताकि
देखा जा सके कि कौन बिना ज़रूरत के घर से बाहर निकल रहे हैं, और जो लोग बिना ज़रूरत के घर से बाहर निकल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं यहाँ धड़ाधड़। देख सकते हैं यहाँ पे जनता को मुश्किलों का सामना कर रहा है, तो वहीं प्रशासन भी अपनी जगह सही है, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि नियमों का पालन करें और अपने घरों में सुरक्षित रहे, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं है। लोग अननेसेसरी घर से बाहर निकल रहे हैं, जिसका फिर प्रशासन को बहस करके उनको मना कर भेजना पड़ रहा है वापस, यहाँ चालान काटना पड़ रहा है, उनकी मजबूरी है। तो इस वक्त हमारे साथ एक शख्स जुड़ चुके हैं जो कि बहुत परेशान हो रहे थे काफ़ी देर से। यहाँ पर इनको प्रशासन ने रोक लिया था, आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। उनसे बात करते हैं। सर, आप किस सर्विस से जुड़े हैं जो आपको आज जाना बहुत ज़रूरी था? मैम, मैं फूड लाइन से हूँ बेसिकली। मॉर्निंग में मैं सिविल डिफेंस में जॉब करता हूँ और इवनिंग के अंदर मैं फूड लाइन के अंदर हूँ एज अ स्टोर मैनेजर। तो आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं मालूम थी कि ई पास जारी करवाना ज़रूरी है? जी मैम, बट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इनको प्रशासन को खुद क्लियर नहीं है कि एसेंशियल सर्विस में क्या क्या ओपन है और क्या क्या ओपन नहीं है। मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी स्पीच के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि होटल लाइन जितनी भी है उसकी डिलीवरी ओपन रहेगी। ठीक है मैम, हमने ई पास अप्लाई किया है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा रहा हूँ, अपना आई कार्ड दिखा रहा हूँ, बट ये लोग जाने नहीं दे रहे। अगर प्रशासन को इंस्ट्रक्शन मिली है चेकिंग की, तो हर गाड़ी को रोक के चेक किया जाए ना मैम। ये रैंडमली क्लिक क्यों कर रहे हैं कि भाई हाथ दे के इसी गाड़ी को रोकना है या दूसरी गाड़ी को रोकना है? चेकिंग तो सबके लिए सेम है ना मैम। तो आप देख सकते हैं कि जो जनता है बहुत परेशान हो रही, और उनको भी चालान काटने के लिए बोला जा रहा है, जबकि इन्होंने अपना ई पास दिखाया था कि ई पास इन्होंने अप्लाई किया हुआ, इसकी रिसिप्ट दिखाई थी। इस वक्त मैं आपको एक नज़ारा दिखा रही हूँ, यहाँ पे लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग बैंक जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन और जनता के बीच बहस जारी है। उनका मानना है कि वो बैंक जा रहे थे और उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। वहाँ प्रशासन का भी मानना है कि जब प्रशासन ने ई पास की फैसिलिटीज़ दी हुई है तो ई पास जारी क्यों नहीं करवाया गया अगर कहीं जाना है तो। दिल्ली में आज लॉकडाउन लगा हुआ है, वीकली लॉकडाउन लगाया है दिल्ली सरकार ने, और आप देख सकते हैं लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दिल्ली सरकार ने एसेंशियल सर्विस ओपन रखी हुई है। साथ ही में रेस्टोरेंट से अगर कोई खाना लेकर जाना चाहता है तो वो लेकर जा सकता है, वहाँ पर बैठकर नहीं खा सकता है। तो इसी बारे में हमारे यहाँ साथ एक शख्स जुड़ चुके हैं जिनका मानना है कि वो रेस्टोरेंट से खाना लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको पुलिस ने रोक लिया है और उनसे चालान करने की बात की जा रही है। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैम, मैं रमेश नगर से आ रहा हूँ। मैं यहाँ नाश्ता लेने आया था। मैंने ऑनलाइन मतलब जो सर्कुलर जारी हुआ था दिल्ली गवर्नमेंट का, उसमें क्लियर लिखा हुआ था रेस्टोरेंट से टेक अवे अलाउड है। मैंने इनको अपना फूड भी दिखाया कि सर घर पे मेहमान आए हुए हैं, व्रत चल रहे हैं, तो मैं इनके लिए नाश्ता लेके जा रहा हूँ। बट वो कह रहे हैं या तो आप 2000 का चालान कराओ या आपके खिलाफ FIR होगी। देखो मैम, कॉमन मैन के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने खिलाफ FIR करना। तो आपने इनको बिल या फिर खाना दिखाया? मैंने इनको खाना दिखाया, पर ये कह रहे हैं अभी रुको। अब वो पता नहीं कब तक रुकने को बोलेंगे। और उसके बाद रैंडम गाड़ियों को देख रहे हैं। मेरी आउट स्टेशन गाड़ी है, बट मैं निवासी तो दिल्ली का ही हूँ। कई जगह प्रशासन भी इनको बोल रहे हैं कि भाई घर पे रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन लोग भी कई बातें नहीं सुन रहे हैं और अपने जान को जोखिम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर राष्ट्र पर। प्रधानमंत्री मोदी की संतों से अपील, कुंभ को कोरोना की वजह से रखे प्रतीकात्मक। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को खतरनाक बताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता की मदद में कोई कमी नहीं रखेगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने शनिवार को बताया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। 76वें स्टाफ कोर्स के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन, छात्र अधिकारियों को किया गया सम्मानित। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को मिली जमानत, अब जल्द ही जेल से रिहा होंगे लालू यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आसनसोल में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि टीकाकरण के लिए आयु सीमा को घटाकर 25 साल किया जाए। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू पर दिखी सख्ती, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, हर आने जाने वालों पर पैनी नजर। पाकिस्तान के क्रिकेटरों को भारत में अक्टूबर में होने वाले T20 विश्व कप के लिए वीजा मिलेगा। गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में दीप सिंधु को राहत, दिल्ली की हाईकोर्ट से मिली जमानत। कई बॉलीवुड एक्ट्रेस के बाद अब कोरोना काल में गरीबों के मसीहा सोनू सूद भी हुए कोरोना पॉजिटिव। पिछले हफ्ते ही ली थी कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
राष्ट्र सर्वप्रथम